सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख करें खबरों का तो सबसे पहले हर रोज की तरह अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चलेंगे। बात इजराइल ईरान अमरीकी जंग के बारे में करें तो एक दावा आ रहा है कि इजरायली हमले में बजीस फोर्स के 300 सैनिकों की मौत हुई है। ये अगर सारा समझा पाए कि आज का दिन कैसा रहा जंग को लेकर, क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या मेजर अपडेट्स हैं। गुरप्रीत, इजराइल के हमलों में ईरान की बसीज फोर्स को भारी नुकसान होने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। जो इजराइल अमेरिका के पक्ष का मीडिया है, उनकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तकरीबन 300 से अधिक सैनिक और कमांडरों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि तेहरान के कई कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक यूनिट और जो व्हीकल डिपो थे, उनको निशाना बनाया गया है, जिससे बसीज की ऑपरेशन क्षमता को बड़ा झटका लगा है। इस बीच मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनेई, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पहले अमेरिका और इजराइल से हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद ही शांति की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा और मौजूदा संघर्ष जल्द थमने वाला नहीं है। मैं देख रहा था कि जो मिडल ईस्ट की और भी जो दूसरी कंट्रीज हैं जो इस युद्ध के चपेटे में आई आई हुई हैं, खाड़ी के मुल्कों के दूसरे मुल्क हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान को बिल्कुल तबाह कर दो। जो अमेरिका के पक्ष के हैं, तभी अमेरिका और इजराइल को सांस लेना चाहिए। इस बीच मतलब जो ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी हैं, उनको मारे जाने का दावा भी इजराइल कर रहा है। हालांकि ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है। अली अर्दशीर लारिजानी ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे, तो उनको मारे जाने की जो खबर है, वो काफी अपन कहें कि बड़ी खबर है आज के लिहाज से। बाकी इस जंग में अभी तक तकरीबन 2500 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा लेबनान और ईरान में ही हैं। ईरान में तकरीबन 1500 के आसपास और 900 के आसपास लेबनान में है। अब यही है कि आज मैं देख रहा था कि जो यूरोपियन पॉलिटिक्स है, वो एक अपनी किस्म की अपने किस्म की करवट ले रहा है। आज देख रहा था कि नाटो के जो मुल्क हैं, उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई हमारी नहीं है। उन्होंने जो होर्मुज का रास्ता खुलवाने से भी इनकार कर दिया है। जो ट्रंप ने नेटो के जो मुल्क थे, उनको जो प्रपोजल भेजा था, उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रंप नेटो में तो अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें आप देखिए नेटो के तकरीबन वैसे 17 दिन हो चुके हैं युद्ध में, और नेटो के जो मुल्क हैं, उनका कोई साफ स्टैंड देखने को नहीं मिल रहा है। जर्मनी देखिए, जर्मनी कह रहा है कि ये यूरोप की मुल्क नहीं, ये यूरोप की जंग नहीं है। जर्मन जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने साफ इस पे इसको इसको लेकर मतलब मीडिया में भी आके बातें रखी हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, वो भी कह रहे हैं कि उनका देश इस बड़े युद्ध में नहीं फंसेगा। इटली कह रहा है कि जंग नहीं, बातचीत से हल निकलेगा। जो एंटोनिया ताजानी है विदेश मंत्री, उनका उनका बयान देख रहा था। यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रंप की अपील को ठुकराया है। तो ये सब मुल्क आपको पता है नेटो में भी हैं, और जिस हिसाब से ट्रंप की अपील गई थी कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट को आप खुलवाइए, उससे पीछे हट रहे हैं। तो जंग उस लिहाज से आज का जो दिन है, 2-3 बड़ी घटनाओं के इर्द-गिर्द रहा। एक तो मतलब जो इज़राइल का दावा था कि उन्होंने बसीज फ़ोर्स के 300 सैनिकों को मारा। दूसरा जो खाड़ी के मुल्क थे, उन्होंने जो स्टैंड रखा कि भई आप जो अमेरिका और इज़राइल तभी साँस ले जब ईरान को बिल्कुल ख़त्म कर दे। और तीसरा यूरोपियन यूनियन के नेताओं का और नेटो के मेंबर्स का, जिन्होंने ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया। 3 बड़े आज घटनाक्रम आज की ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जंग के बीच हैं। जी। और अगर इससे आगे बढ़े तो एक अमेरिकी रिपोर्ट है जो बता रही है कि यूएस कमीशन ने धार्मिक आजादी का हवाला देते हुए भारत की एजेंसी रॉ और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। धार्मिक आजादी का हवाला का मतलब क्या, कैसे समझें इसको? देखिए, जो ये रिपोर्ट है, इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। अब
आप कहेंगे कि इस पे ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में जैसे 2 जो नाम है, एक तो आरएसएस का नाम होना और दूसरा रॉ का नाम होना, दोनों अपने आप में शंकाएँ खड़ी करता है और उसमें काफ़ी इसको लेकर भारत में भी और अमेरिका में भी काफ़ी बात हो रही है और धार्मिक आज़ादी मैं कई बार आपको बताता हूँ कि जो बहुलतावादी संस्कृति है, उसको लेकर जो अमेरिका का स्टैंड रहता है, वो काफ़ी इस बारे में वो बात करते हैं। भारत के रॉ और आरएसएस को बैन किया जाए। अब रिलीजियस फ्रीडम कमीशन जो है अमेरिका का, ट्रम्प सरकार से, उसने ये सिफ़ारिश की है। अ भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न का दर्जा दिए जाने की माँग की गई है। अब जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन है, उसकी तरफ से ये कहा जाना कि भई कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न मतलब विशेष चिंता वाले देश के तौर पे चिन्हित किया जाए क्योंकि यहाँ पर जो आरएसएस है और जो रॉ है, वो कहीं न कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ठीक काम नहीं कर रहे। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि कई बार हमारी बात भी होती है कि जो यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआरएफ है, वो पहले भी आरएसएस को और रॉ को रॉ को तो अब चिन्हित किया है, पहले आरएसएस को तो कई बार पहले भी चिन्हित कर चुका है और उनके बैन किए जाने की माँग कर रहा है। इंटरनेशनल आईबॉल्स इस पूरे कमीशन की रिपोर्ट ने कैच की है और साउथ एशिया में मतलब दोबारा से आरएसएस को एक शक के घेरे में खड़ा किया है। जो इस पैनल की रिपोर्ट है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आरएसएस है उसकी संपत्ति तक को जब्त करना उसमें लिखा गया है। अमेरिका में प्रवेश करने पे रोक शामिल है कि भई अमेरिका में किसी भी किस्म का के प्रोग्राम इस संगठन के ना किए जाएँ और इनकी जो अमेरिका में संपत्तियाँ हैं उनको भी जब्त कर लिया जाए। और रो को भी निशाना लिया है। रो के ऊपर कहा है कि भई जो सिख अलगाववादियों की जो हत्या की जो साजिश में शामिल रहने के कारण इसको रो को भी निशाने पे लिया है। भारत उन 18 देशों में शामिल है जिनको विशेष चिंता के तौर पर नामित करने के लिए यूएस का एक कमीशन कह रहा है। उसमें अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, चीन है, क्यूबा है, ईरान है, लीबिया है, निकरागुआ है, नाइजीरिया है, उत्तर कोरिया है, पाकिस्तान है, रूस है, सऊदी अरब है, सीरिया है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम। तो ये एक मतलब बड़ी खबर थी उस लिहाज से और जो इसमें आईबॉल्स जो कैच किए, एक तो आरएसएस की संपत्ति जब्त करने को लेकर और दूसरा रो ने जो सिख पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी जो हत्या को लेकर 2025 की जो चीज़ें हैं, उनको लेकर जो बातें लिखी हैं, उनको उनको लेकर काफ़ी बहस हो रही है। जी। और इससे आगे बढ़े तो गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों को लेकर सरकार ने सफाई दी है। वैसे भी बहुत ज्यादा अफवाहें नहीं आ रही इस सारे के बीच में। जैसे जिम्मेदारी के साथ मीडिया को काम करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा। ज्यादातर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। देखिए पैनिक तो क्रिएट हो ही रहा है उसका आपको वजह पता ही है कि बहुत अलग-अलग किस्म की चीज़ें हो रही हैं उसमें वेबसाइट भी डाउन चल रही है, बहुत सारे लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, पैनिक जो गैस बुकिंग है वो भी देखने को मिल रही है। तो वो ई-केवाईसी को लेकर भी जो अफ़वाह उड़ी, उससे भी उसको लेकर भी मतलब काफ़ी पैनिक देखने को मिली। मैं तो मतलब इवन पंजाब की खबर देख रहा था, बरनाला में जो एलपीजी गैस बाँटने वाले हैं, वेंडर्स होते हैं, उन्हीं को ही पीट दिया लोगों ने। तो वो भी बेचारे आज इकट्ठे होके डीसी से मिले और डीसी ने भी अपील की लोगों से कि भई आप जो वेंडर्स हैं कम से कम उनको तो ना जो सिलेंडर बाँटने वाले लोग हैं उनको तो ना पीटिए। ख़ैर अभी बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन को लेकर जो बात उठी थी कि भ तो जो नियम है कि डॉक्यूमेंट जिनके पूरे नहीं हैं, फर्जी ग्राहकों को रोकने के लिए, कालाबाज़ारी को के ऊपर लगाम लगाने के लिए, ये जो पूरा ई-केवाईसी वाला मामला चला था, इसने लोगों को काफ़ी डरा दिया था। ख़ैर, अभी सरकार ने अपना जो बयान है, वो अपने आप ही वापस लिया है। जी। और उधर पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर अचानक से एयर स्ट्राइक है। बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक है। 400 से ज्यादा लोगों की मौत का इस समय आंकड़ा दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं और इस पर काफी लोग इस बात को लेकर, जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं वहां के, अफगानिस्तान के बड़े क्रिकेटर हैं, वो इस पर खासी आपत्ति जता रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ कहां पर है। एक अस्पताल के ऊपर ऐसे ही पाकिस्तान हमला कर देता है,
नशा मुक्ति केंद्र पर हमला कर देता है। तो इस सारे के पीछे क्या चल क्या रहा है? पाकिस्तान को क्या ऐसी पड़ी है कि अचानक से हमला कर दिया? देखिए, अचानक वगैरह कुछ नहीं हो रहा। वो तो थोड़ा ईरान, इज़राइल और अमेरिका के ऊपर सारा ध्यान फ़ोकस हो रखा है दुनिया का। लेकिन तकरीबन आज महीना होने वाला है जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आपस में जंग के मोर्चे खुले हुए हैं। दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें घटनाक्रम पहले भी हुए हैं। काबुल पे बमबारी पहले भी हुई है और अफ़गानिस्तान ने भी मतलब इवन इस्लामाबाद तक को टच करने की कोशिश की है। तो दोनों मुल्कों के बीच में टेंशन वो 1 महीने से चल रही है। युद्ध जैसा माहौल शुरू में हम शब्द बरत रहे थे। अभी देखिए 400 लोगों की डेथ है तो इसको अब क्या बोलेंगे? पाकिस्तान ने सोमवार रात को कल यानी एयर स्ट्राइक अफ़गानिस्तान के ऊपर की है। राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया है, उसमें एक हॉस्पिटल भी है और एक जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं वो एक नशा मुक्ति केंद्र है। 400 लोगों की डेथ है, तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अ अ दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा भी कई छोटी-छोटी जगह जहाँ पर धमाके और गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गई हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए हैं। तो ये काफ़ी इसको लेकर बातचीत हो रही है। तालिबान ने इस हमले की निंदा भी की है, मानवता के खिलाफ अपराध बताया और कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। इंटरनेशनल लॉ की जो आप बात करें उसके बारे में बात हो रही है। हालाँकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ वो मीडिया में ये बात कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद है और काबुल में किसी अस्पताल को पाकिस्तान ने निशाना नहीं बनाया है। विजुअल्स वायरल हो रहे हैं। जो आर्म्स न्यूज़ है उस पे भी मैं देख रहा था, काफ़ी इसको लेकर वायरल हो रहे हैं और एयर स्ट्राइक के कारण काबुल के एक 2000 बेड का एक हॉस्पिटल था, उसमें आग भी लगी, वो भी देखा। रेस्क्यू के जो विजुअल्स हैं वो भी काफ़ी भयावह हैं, कंबलों से लाशों को ढका जा रहा है और लोगों लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। काफ़ी काफ़ी भयानक देखने मंज़र देखने को मिल रहे हैं। तो भारी नुकसान हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में हुआ है। जो अफ़गान क्रिकेटर राशिद खान हैं, उन्होंने तो इवन यूनाइटेड नेशन से इन्वेस्टिगेशन जाँच की माँग उठाई है और उनका मैं देख रहा था कि उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखा है और यूएन में और मानवाधिकार संगठनों से उन्होंने माँग की है कि आप भई इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए कि ये क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान का ये बहुत घिनौना वो है। पाकिस्तान में ना मतलब ये तो चलो युद्ध की बात होगी। पाकिस्तान में इवन जो लीडर ऑफ अपोजिशन उनके हैं इमरान खान, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। उनके बेटे वीज़ा चाह रहे हैं, उनके बेटों को प वीज़ा नहीं दिया जा रहा। उनकी सेहत को लेकर भी काफ़ी बातचीत हो रही है। इवन दुनिया भर के क्रिकेटर्स भी कई बार लिख चुके हैं। तो पाकिस्तान बड़ी अजीब स्थिति पे बैठा हुआ है कि अब साउथ एशिया में उसने एक जगह पे अफ़गानिस्तान के खिलाफ युद्ध का मोर्चा भी छेड़ रखा है। अंदर भी ये संकट है कि क्योंकि जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, वो भी कई बार इस्लामाबाद घेर चुके हैं, तो अंदर भी गृह युद्ध होने के संकट पे छिड़ा हुआ है। जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण सैलरीज़ तक की कटौती करनी पड़ रही है। पाकिस्तान को चीज़ें महँगी हो रही हैं, फ्यूल महँगा हुआ है, तो काफ़ी वोलेटाइल स्थिति पे पाकिस्तान इस समय पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो ईरान के मामले की वज़ह से ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत खलबली है। जी। और इससे आगे बढ़े तो उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में यूसीसी की तैयारी चल रही है। हाँ, यूसीसी मीन्स यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, उसमें समान नागरिक संहिता इसको हिंदी में कहते हैं। इसको लेकर पहले उत्तराखंड में पास हुआ था, अब गुजरात में लागू करने की माँग हो रही है। बात उठी है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम हैं। ये कहा जा रहा है कि 24 मार्च को ये जो कानून है, ये यूसीसी वो वहाँ की विधानसभा में पेश किया जा सकता है। भूपेंद्र पटेल ने एक्स पे भी लिख के इस बात के बारे में बात की है कि उन्होंने एक जो रिटायर्ड जस्टिस है रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया जो कि रिपोर्ट सौंपेगा। इसमें वही है जिसके बारे में हम कई बार बात करते हैं। यूसीसी में जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के खासकर मुस्लिम धर्म को टारगेट करने के लिए कि उनके जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, मैरिज से लेकर डिवोर्स तक या और जो चीज़ें हैं, उनको टारगेट करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसका असर सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब हम तो देखते हैं कि इवन मतलब जो कई बार बात होती है। इवन मैंने अगर कहें कि फ्लाविया इग्नेस का एक बार इंटरव्यू किया था। फ्लाविया इग्नेस काफ़ी सीनियर
सोशल वर्कर और फेमिनिस्ट रही हैं। तो उन्होंने तो इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये कह दिया था कि ये हिंदू पर्सनल लॉज़ के मामले में हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन है। उनके ये तर्क थे कि जैसे सिख, जैन, ईसाई सिख, जैन, बुद्ध उनको तो अलग ट्रीट ही नहीं किया जाता। उनको उनको तो हिंदू जो फैमिली लॉज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ही ट्रीट कर लिया जाता है। वो एक उन्होंने कहा था। उन्होंने दूसरा इस बारे में इशारा किया था कि जो यूसीसी का सपना है वो कहीं न कहीं ख़ासकर मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको टारगेट करने का इनका सपना रहता है। तो वो उन्होंने काफ़ी बातें इस चीज़ को लेकर कही थी। तो ख़ैर अब ये जो उत्तराखंड में लागू कर चुके हैं और अब गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। और राज्यसभा चुनाव का क्या हाल रहा? हरियाणा में तो इधर-उधर लेकर भी घूमते रहे कांग्रेसी अपने एमएलएज़ को। कुछ फायदा हुआ इतनी सैर करवाने का? देखिए कल राज्यसभा चुनाव हुए। कल हम बता रहे थे उड़ीसा के बारे में, बिहार के बारे में कि कैसे आरजेडी के, कांग्रेस के या बीजेडी के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। हरियाणा में पूरी गहमा-गहमी चल रही थी। रात 1:30 बजे जाके रिजल्ट क्लियर हुआ। वैसे टोटल 37 सीटों पर चुनाव था। 22 सीटें एनडीए ने जीती हैं, तो 10 सीटों का फ़ायदा एनडीए को राज्यसभा में हुआ है, ये साफ दिख रहा था। हरियाणा में 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को मिली है। 1 सीट बड़े आराम से कांग्रेस जीत सकती थी, 31 वोटें चाहिए थी और कांग्रेस के पास जो सीटें थी वो 38 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो आप कहेंगे 7 वोटें ज़्यादा थी, फिर क्या दिक्कत थी? हुआ ये कि 9 जो कांग्रेस के एमएलएज़ थे उन्होंने चालाकियाँ की। 5 ने क्रॉस वोटिंग कर दी, 4 ने अपनी वोट कैंसल करवा ली। तो कांग्रेस के कैंडिडेट को मिली 28 और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा हुआ था। तो बीजेपी के 48 विधायक थे, 2 निर्दलीय, 3 निर्दलीय, तो 51 टोटल विधायक कांग्रेस के बीजेपी के पक्ष के थे। तो बीजेपी ने क्या किया कि अपनी जो बाकी की बची हुई वोटें थी वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो बंदा खड़ा किया था उसको डलवा दी। सिर्फ 0.66 नंबर से जो ये जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जीते हैं, वो भी इस वजह से कि बीजेपी के कैंडिडेट एक वोटर से गलती हो गई, उसकी एक वोट कैंसल हो गई। अगर उसकी वोट कैंसल ना होती तो बीजेपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितवा लेती। इवन आईएनएलडी जो पार्टी चौटाला की जो पार्टी है, अभय चौटाला की, उसके पार्टी के 2 एमएलएज़ ने वोट नहीं डाली। उसका फ़ायदा भी कांग्रेस को हुआ। अगर जो वो वोट डाल देते, तो कांग्रेस को नुकसान होना था और कांग्रेस बड़े आराम से चुनाव हार जाती। ख़ैर मतलब कांग्रेस के आप 37 में से 9 विधायक पंचर हो गए। तो इट मीन्स वो जो होटलों में, हिमाचल में इधर-उधर लेके फिर रहे थे, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है। वहाँ आप उड़ीसा का कल हमने बता ही दिया था, 3 विधायक उनके पंचर हुए, उनको पार्टी से बाहर भी कर दिया गया है। तो ख़ैर उड़ीसा के 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। हरियाणा में भी जो वर्किंग प्रेज़िडेंट हैं रामकिशन गुर्जर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनकी जो वाइफ़ हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है, शैली चौधरी के ऊपर, कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। 5 विधायकों के नाम भी आ रहे हैं, 4 की जिनकी वोटें कैंसल हुई हैं, उनको लेकर भी काफ़ी विवाद हो रहा है। तो ये आप सोचिए कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ थे, इसलिए तो कोई उनका खरीदार था। मतलब बीजेपी वालों ने उनके वोटें कैसे खरीदी होंगी? भैया आप अपना ज़मीर बेचने के लिए निकलोगे मार्केट में, तभी तो कोई खरीदेगा, कोई खरीदार आएगा। तो ये वाला मामला है। इस पे मैंने मतलब आज टिप्पणी भी की है, उस टिप्पणी को मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो आज हमारा मानना था, मतलब कि जो हरियाणा की जो हरियाणा में कांग्रेस की जो राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पे जीत है, वो हार के बराबर है। एक तरफ़ा बहुमत होते हुए भी कांग्रेस का उम्मीदवार केवल 1 वोट से 0.66 वोटों से जीत हासिल कर पाया है। कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं, 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी 9 विधायकों ने कांग्रेस के साथ खेला किया है और बीजेपी के हाथ बिके हैं। अगर आईएनएलडी इस चुनाव से दूरी नहीं बनाती, चौटाला की पार्टी, और भाजपा समर्थित निर्दलीय सतीश नांदल को वोट करती, तो यहाँ कांग्रेस की हार निश्चित थी। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। तो ये हमारा कमेंट था। जी। और इससे आगे बढ़ें तो देश में मौसम का क्या हाल है? खास तौर पर उत्तर भारत की बात करें तो हिमाचल, पंजाब कल खासी बारिश हुई है। हिमाचल में बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है और ये इस समय की ज़रूरत भी थी।
3 जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है, ऑरेंज अलर्ट है, 5 डिग्री तक टेम्परेचर गिरेगा और गिरना भी चाहिए था। उसका मैं कारण बताता हूँ। हिमालय जो है उसके फ्लड प्लेन हरियाणा, पंजाब जो मैदान इलाके हैं, ये आप देखिए, यहाँ पर गेहूँ की फसल इस समय पकने की तरफ बढ़ रही थी, जो कि गड़बड़ था। गड़बड़ इसलिए था कि मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में ही जो टेम्परेचर था बहुत सारे जिलों में 35 तक पहुँच गया था। ये आप फरीदकोट वगैरह, बठिंडा देखिए आप, 33-34 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर था वो पहुँच गया था। जो मतलब गेहूँ की जो आजकल वैरायटी चलती हैं, वो 30 डिग्री तक की जो हीट है वो तो झेल लेती हैं। प्रीमैच्योर ही दाना क्योंकि अभी बन रहा होता है, उसी समय ही सुनहरी होना शुरू हो गया था, गोल्डन होना शुरू हो गया था, यानी कि पकआउट की तरफ जाता, और 10 से 15% जो गेहूँ का है, वो झाड़ घटता। 2022 में भी 13 से 16% जो झाड़ था, वो पंजाब, हरियाणा में घटा था। तो हालाँकि एडवाइज़री जारी की गई थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, कि भई आप किसानों को कहा गया था कि आप हल्का पानी देते रहें और 2% पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करें, ताकि जो थोड़ी नमी बनी रहे और जल्दी से गेहूँ पके ना। तो ये प्रीमैच्योर जो गोल्डन जो गेहूँ शुरू हो गया था, उसको थोड़ी राहत है। हरियाणा में, पंजाब में 4-4, 5-5 डिग्री तक टेम्परेचर गिर गया है, यानी कि 30 के, 29 के, 27 के आसपास आ गया, तो उसका फ़ायदा होगा। अभी यही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये जो असर आप देख रहे हैं, उससे हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में हल्की-हल्की बारिश हो रही है, टेम्परेचर गिरा है, तो ख़ैर गेहूँ के किसानों के लिए ये बड़ी राहत है। जी, बिल्कुल। और उधर खबर आ रही है कि पर्शियन गल्फ में 2000 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। हाँ, हिमाचल के कैप्टन रमन हैं, उनकी एक वीडियो आया है, उन्होंने अमेरिकी-इज़राइल के शिप पर ईरानी हमले के बारे में बात की है। इससे वहाँ पर तकरीबन 20,000 के आसपास सीमैन हैं, जिनमें से बता रहे हैं कि तकरीबन 10% यानी कि 2,000 के आसपास इंडियन सीमैन हैं। खाड़ी देशों के युद्ध में मतलब तकरीबन 500 से 700 समुद्री जहाज ऐसे हैं जो फँसे हुए हैं। उसमें कैप्टन रमन ने ये भी कहा कि भई किसी भी शिप पर किसी भी टाइम अटैक हो सकता है, स्पेशली उन शिप्स पर जिनका कोई भी लिंक अमेरिका, इज़राइल के साथ है। तो अगर वो मूवमेंट शुरू करते हैं, उन्होंने कहा कि ईरान चाहता है कि पर्शियन गल्फ से अन्य देशों की ओर ऑयल टैंकर बाहर न जाए। तो काफ़ी मतलब इसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो ख़ैर जो सीमैन्स हैं उनको लेकर बड़ी चिंता तो है ही, और ख़ासकर वो जो ऑयल टैंकर्स वाले जो जहाज़ हैं या इस किस्म के अपन कहें क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो जिस किस्म की सी ट्रांसपोर्ट होता है उससे जुड़े हुए हैं, तो उनको लेकर काफ़ी खतरा है। जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो उधर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आज आज फायरिंग की खबर आ रही है। सोपू के जो लीडर हैं, सोपू का एक स्टूडेंट है, उस पे फायरिंग बताई जा रही है। वहां पर शायद शो भी था सतिंदर सरताज का। हाँ, सोपू पार्टी के एक्टिविस्ट हैं जसनदीप सिंह, उनके ऊपर 2 राउंड फायरिंग की गई है, और बॉटनी पार्किंग जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसमें बॉटनी डिपार्टमेंट की पार्किंग में फायरिंग हुई है, और आज सतिंदर सरताज का प्रोग्राम भी यहाँ कल प्रोग्राम है, सॉरी, सतिंदर सरताज का। अब वहाँ पर जो चंडीगढ़ पुलिस वो पहुँची हुई है, डीएसपी वगैरह भी, और खोल वगैरह बरामद कर लिए गए हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है अभी। खबर अपडेटिंग ही है, और जसनदीप सेफ बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी में गोलियां चल चुकी हैं, 2016 में भी गोलियां चली थी। उस समय भी काफ़ी हंगामा हुआ था, स्टूडेंट एक्टिविस्ट के ऊपर गोलियां, उस समय भी किसी की जो मौत है वो सारे जो स्टूडेंट थे वो सेफ थे। इस बार भी जो जसनदीप जिसके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं वो सेफ हैं। सोपू का नाम जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, उसके बाद से सोपू पार्टी डिक्लाइन भी किया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और इस किस्म की जो वारदातें उनके स्टूडेंट लीडर्स के साथ भी देखने को मिली हैं। एक गुरलाल बराड़ का नाम का लड़का होता था जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा हुआ था और अपने आप को सोपू का स्टेट प्रेसिडेंट भी बताता था। वो भी ऐसी इसी किस्म की गोलीबारी में मारा गया था। इवन लॉरेंस बिश्नोई भी डीएवी कॉलेज में सोपू का प्रेसिडेंट रहा है। तो काफ़ी इसको लेकर विवाद हैं, और अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी कह लीजिए या फिर गैंगस्टरिज़्म है, इसको लेकर दोबारा से अभी डिबेट शुरू हो गई है इस गोलीबारी के बाद। जी। और उधर अनमोल गगन मान जो आम आदमी पार्टी की विधायिका हैं, उनके पति को सजा हुई है चेक बाउंस मामले में।
हाँ, उनके पति हैं शहबाज सिंह सोही और उनके 2 पार्टनर। उनको डेराबस्सी कोर्ट ने 3.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस के मामले में 2-2 साल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने शहबाज सोही और उनके जो पार्टनर है जतिंदर नशत्तर और नशत्तर सिंह, उनको दोषी ठहराया है। उनकी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनी है मेसर्स प्लेटिनियम स्मार्ट बिल्डर्स, उससे रिलेटेड ये मामला बताया जा रहा है और ये जो शिकायत थी ये भी बहुत पुरानी है। ये 2018 की शिकायत है। जीरकपुर के सरपंच और पार्षद हैं जसपाल सिंह, उनके परिवार ने ये जो एफआईआर है ये दर्ज कराई थी। उसमें इन तीनों को अनमोल गगन मान के पति और उनके 2 साथियों को आरोपी बनाया गया था। कमर्शियल प्लॉट को लेकर बताया जा रहा है कि एक कमर्शियल प्लॉट था, उसको लेकर सौदा हुआ था और उस सौदे में जो चेक दिया गया था, वो चेक बाउंस हो गया था और उसको लेकर काफ़ी विवाद रहा। अभी अदालत ने सारे तथ्य जो फैक्ट्स हैं और जो एविडेंस है उनको उनके आधार पर ये निर्णय दिया है और 2 साल की सज़ा अनमोल गगन मान के पति को सुनाई गई है। ये बताया जा रहा है कि परिवार अभी हाई कोर्ट मूव करने की बात कह रहा है। अनमोल गगन मान जब एमएलए बन गई उसके बाद उनकी शहबाज सिंह सोही से शादी हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या जो अपडेट आती है, लेकिन उनके पति को 2 साल के लिए अब जेल जाना पड़ेगा। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।